के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज जो पढ़ना है तो 1892 का एक्ट, 1909 का अधिनियम पर चर्चा करेंगे और 1919 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो 1892 का अधिनियम जो था, तो 1892 के अधिनियम में क्या था कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूँकि इसकी स्थापना जो है यह 1885 में हो चुकी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते करके इस अधिनियम को पारित किया गया। तो किसके मांग को देखा, किसकी बातों को देखा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो इसकी मांगों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पारित किया गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विधान परिषद क्या था कि भारत परिषद का नाम जो है उसको बदल करके क्या नाम दिया गया, तो प्रांतीय विधान परिषद का। तो प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त या सरकारी सदस्य को बढ़ाया गया या इसकी संख्या में वृद्धि की गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई 1892 के अधिनियम में। और अतिरिक्त सदस्यों का जो निर्वाचन होता था, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। विधान परिषद जो है, विधान परिषद की शक्ति में, इसका जो पावर था, विधान परिषद की शक्ति में काफी वृद्धि की गई। साथ ही इसमें गैर सरकारी सदस्य जो थे, तो गैर सरकारी सदस्यों जो भी थे, तो गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया गया कि इसको आर्थिक नीति, जनहित से संबंधित मुद्दे तथा बजट पर बहस करने का, बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो क्या क्या देखा गया कि 1892 के अधिनियम में हम लोगों ने कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पारित किया गया था। इसमें प्रांतीय विधान परिषद में जो सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त या गैर सरकारी, यहाँ लिखें गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्य को बढ़ाया गया। इसका निर्वाचन जो है अतिरिक्त सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से होता था। विधान परिषद का शक्ति को भी बढ़ाया गया। गैर सरकारी सदस्य जो थे वह इकोनॉमिक पॉलिसी पर
आर्थिक नीति पर, जनहित से संबंधित जो भी मुद्दे होते थे और बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो हम लोग अब आगे चलते हैं 1909 के अधिनियम में। 1909 का अधिनियम क्या था? 1909 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं इस अधिनियम को। अब मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले जो था वह इंग्लैंड में राज्य सचिव था भारत का, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो जो था वह वाइसराय था। तो 1909 का अधिनियम जो है वह सबसे चर्चित अधिनियम है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता का जो बीज बोया वह किसने बोया? तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को हम कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल, क्या कहते हैं? फादर ऑफ कम्युनल या सांप्रदायिकता का जनक बोलते हैं। सांप्रदायिकता का जनक बोलते हैं लॉर्ड मिंटो को। पहली बार इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा फूट डालो और शासन करो नीति का अनुसरण किया गया। इस संदर्भ में हम लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन को देख सकते हैं। बंगाल विभाजन को देख सकते हैं।
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। तो क्या क्या हुआ इस अधिनियम में, तो हम लोग एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं। तो मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मॉर्ले कौन थे? तो मॉर्ले जो है वो इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो भारत के उस समय 1909 में वाइसराय थे। लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल या सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो 1892 के बाद कुछ ऐसा किया गया जिसमें कि वाइसराय जो थे और या ब्रिटिश क्राउन जो था, उन्होंने यह सोचा कि भारत में फूट डालकर शासन करने का पॉलिसी को उन्होंने एडॉप्ट किया, अपनाया। और इसी संदर्भ में हम लॉर्ड कर्जन जो तत्कालीन वाइसराय थे 1905 में, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। यहाँ ये विधान परिषद में मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वह 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे 1919 के अधिनियम पर। हम लोग 1919 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो 1919 का अधिनियम जो है वह क्यों लाया गया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1919 के अधिनियम को लाने से पहले बहुत ऐसी घटनाएं थी जो भारत में घटी थी। तो वह घटनाएं कौन कौन सी थी? तो वह घटनाएं थी कि 1913 में एनी बेसेंट का भारत आगमन। 1913 में एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट का भारत आगमन था। पूर्व वाइसरायों की असफलता थी, प्रशासनिक असफलता, राजनीतिक असफलता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, प्रथम विश्व युद्ध, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ, ये तमाम कारण थे जिन्होंने कि 1919 के अधिनियम के बैकग्राउंड को या इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया। क्या क्या हुआ कि 1913 में एनी बेसेंट भारत आई, उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया। पहले के जो वाइसराय थे उनको प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से वह असफल रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो और प्रथम विश्व युद्ध था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को यह कहा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारतीयों को युद्ध में कहा था शामिल होने के लिए, तो भारतीय इसीलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें लोकतांत्रिक सुधार दिए जाएंगे। लोकतांत्रिक सुधारों की उम्मीद लगाए जो भारतीय थे,
तो उन्होंने उम्मीद लगा कि वो लोकतांत्रिक सुधार देंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस समय आए कौन? तो मॉन्टेग्यू आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत आए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड कौन था? तो भारत में वाइसराय था। चेम्सफोर्ड वाइसराय था, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने भविष्य में लोकतांत्रिक सुधारों की ओर संकेत किया, और इस आधार पर यह अधिनियम, यह एक्ट पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? तो सबसे पहले था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध या दोहरा शासन। प्रांतों में द्वैध शासन को इन्होंने लाया। किसने लाया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने लाया। इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन को लाया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को लाया। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की, प्रांतों में द्वैध शासन लाया, लोक सेवा आयोग की स्थापना की, लोक सेवा आयोग की स्थापना की, सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा सिखों तक किया, सिखों तक कर दिया। द्वैध शासन का जनक लियोनस कॉर्टियस को कहा जाता है। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन किया, प्रांतों में द्वैध शासन, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें। इसमें शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा। एक को केंद्रीय सूची में और दूसरे को प्रांतीय में। केंद्रीय सूची में जो रखा गया वह रक्षा, विदेशी मुद्रा, और आयात निर्यात। प्रांतीय सूची को दो विषयों में पुनः बांटा गया। एक को हम कहते हैं हस्तांतरित,
और एक को कहते हैं आरक्षित। प्रांतों में द्वैत शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय सूची में और एक प्रांतीय सूची में। रक्षा, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात को केंद्रीय सूची में डाला गया और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषयों में बांटा गया। तो पुलिस हुआ, पुलिस, जेल, भू राजस्व और आरक्षित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई और कृषि को रखा गया। इसमें भारत के राज्य सचिव का वेतन, इसमें और एक हुई घटना कि भारत का राज्य सचिव का वेतन जो था, भारत के राज्य सचिव का वेतन, भारत के राज्य सचिव जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके जो भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया था और उसकी सैलरी जो दी जाती थी भारतीय राजस्व से, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व या ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या हुआ। तो भविष्य में लोकतांत्रिक सुधारों की एक घोषणा की गई और यह सुधारों की ओर संकेत किया और एक घोषणा की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। कौन सी घोषणा की? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की और उस घोषणा में ही भविष्य में लोकतांत्रिक सुधारों की ओर संकेत किया। और उस सुधार में क्या क्या किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन का फादर किसको कहते हैं? तो लियोनस कार्टियस को कहते हैं। प्रांतों में जो द्वैत शासन लाया तो इसमें शासन के विषयों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला केंद्रीय में और दूसरा प्रांतीय में। केंद्रीय में है रक्षा, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, और प्रांतीय विषयों को दो भागों में, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। पुलिस, जेल, भू राजस्व हस्तांतरित में था और आरक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई और कृषि में। इसमें एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो किसके रिकमेंडेशन पर? तो ली आयोग के रिकमेंडेशन पर, ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा जो है वह सिखों तक कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना प्रारंभ किया गया। तो आज का क्लास हम लोग इतना तक देखते हैं और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।